हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। हमने 6 प्रैक्टिस सेट रिलेटेड टू एनटीए बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। अदर देन एनटीए बेस्ड पे हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं। एंड अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें ना, तो चाहे वो एनटीए बेस्ड हो या ना हो, दोनों ही हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो यूनिवर्सिटी जिनका पेपर एनटीए सेट कर रही है, उनके लिए तो नो डाउट वही प्रैक्टिस सेट ज़्यादा रेलेवेंट है जो एनटीए बेस्ड है। बट यूनिवर्सिटीज़ जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एचपीयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सीयूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सारे प्रैक्टिस सेट बहुत रेलेवेंट हैं, फिर भले वो एनटीए बेस्ड हो या ना हो। तो हमने प्लेलिस्ट में देख लो सब कुछ इंक्लूड किया है, बस आपको प्लेलिस्ट रन करके देखनी है। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे वो है नंबर 7। बाकी 6 प्रैक्टिस सेट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबकी लिंक हमने प्रोवाइड की हुई है। प्लस हमने प्रैक्टिस सेट के नाम पे एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो दैट आप वो प्लेलिस्ट रन करके पूरी प्रैक्टिस सेट कवर कर सको। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब ये प्रैक्टिस सेट हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करें, सो दैट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, वो प्रॉफिट जो रजिस्ट्रेशन के पहले होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व, और वो प्रॉफिट जो रजिस्ट्रेशन के बाद होगा उसको आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? पीएल अकाउंट में। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, अब बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, दैट इज बी। नेक्स्ट, ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, अब अगर ओनर्स इक्विटी की बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, टोटल असेट में से जब हम टोटल आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो क्या बचता है, ओनर्स इक्विटी। तो एज पर गिवन ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, क्योंकि जब बैलेंस शीट भी बनती है तो ये टोटल असेट है, ये टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज है, और ये ओनर्स इक्विटी है। तो इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस। नेक्स्ट, व्हेन द डेट टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब देखो डीटीआर दिया हुआ है और एवरेज कलेक्शन पीरियड सिंपली क्या हो जाएगा, 365 डेज और 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डीटीआर, दैट इज डेट टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे हम लोग मंथ्स ले लेंगे तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 मंथ्स। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 मंथ्स। तो करेक्ट आंसर होगा 3 मंथ्स। तो जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो कितने महीने का है, 3 महीने का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तो नो डाउट हमने क्लास अपलोड किया, अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं किया है। बट अगर सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करें तो सिंपली सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा तो वहीं पे फंड्स आएगा। जो सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब फंड्स कहाँ कहाँ से आ रहा है उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो चाहे तो करंट एसेट डिक्रीज करे चाहे करंट लायबिलिटी इंक्रीज करे। और इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट भी है, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब जैसे मान लो डेटर की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब फंड्स आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है फंड्स का। वैसे अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे क्रेडिटर है, पहले मान लो 10,000 थे अब 20,000 है, तो नो डाउट हमें 10,000 रुपये और मिला, तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स है। क्लियर? तो जहाँ वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, और जहाँ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो एज पर गिवन ऑप्शन डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो हमारे पास कैश आएगा, वैसे अगर इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी तो भी कैश आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2 and 3, जो कि गिवन ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, फिर माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो आता है प्रॉफिट। हमने कॉस्टिंग पे ऑलरेडी एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं जहां हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
The funds available with a company after paying all claims including tax and dividend is called. जब आपने टैक्स पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, जो प्रॉफिट बचा उसको हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं जहाँ पे असर्शन और रीजन दिया रहता है और आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. असर्शन है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू ओनली इवेंट्स विच आर कंसर्न विद बिजनेस फर्म. ये तो सही है भाई, अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ वही इवेंट्स इंक्लूड करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है. इसका रीज़न है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये भी करेक्ट है भाई, हम लोग उसको कहाँ शो करते हैं? पीएल में शो करते हैं, ट्रेडिंग में शो करते हैं, एज वेल एज बैलेंस शीट में शो करते हैं. असर्शन एंड रीजन ये दोनों ही करेक्ट है. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होता है ना तो उस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा एवरेज कॉस्ट के बिलो होता है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट, ABC लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन? अब जब भी हम बात करते हैं डिविडेंड की ना तो ये किस पे दिलाता है? पेड अप शेयर कैपिटल पे. अब देखो यहाँ कह रहा है कि द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 40% ऑफ नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड. नो. द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 40% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड. नो. द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन इशूड कैपिटल, 40% ऑन पेड अप कैपिटल. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज to prepare the accounting reports which is easily understood by common man, to comply with the legal formalities, to harmonize the diversified accounting practices. Correct answer होगा C कि main objective accounting standards का क्या है. Next, अब देखो यहाँ पे दो statement दिया है. पहला दिया है कि activity ratio shows where the company is going और दूसरा कह रहा है कि balance sheet ratio shows how the company stand. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि एक्टिविटी रेशियो का मतलब यही होता है कि वो ये बताता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है. अब एक्टिविटी रेशियो में सिंपली सबको पता है जैसे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है. तो ये हमें क्या बताता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है. तो करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज. अब इनकम एक्सपेंडिचर में वही चीज़ें दिखाते हैं जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं. तो नो डाउट ये कैसा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस. ये तो करेक्ट है. इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ये भी सही है क्योंकि वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या दिखाते हैं? करंट एसेट, और करंट एसेट का पार्ट होता है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स लाइकली टू बी परचेज्ड. ये तो नहीं आता है लाइकली टू बी परचेस्ड क्योंकि हम लोग क्या दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में ये हम लोग कभी भी नहीं दिखाते हैं कि हम लोग क्या खरीदने वाले हैं. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, फर्स्ट एंड सेकंड. नेक्स्ट, हमारे पास करंट रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट? देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2/1. और हम कह सकते हैं करंट एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 60,000. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000, करंट एसेट गिवन है 2CL माइनस CL. तो इसको सॉल्व करके 2CL माइनस CL कितना हो जाएगा? CL. तो हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 60,000. क्लियर? अब करंट एसेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी आ गई 60,000. करंट एसेट कितना आ जाएगा? 1,20,000 जो कि ऑप्शन सी में दिया. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ परचेज डिसीजन प्रोसेस इज इन सीक्वेंस? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज एक्शन, पोस्ट परचेज एक्शन. नो डाउट देखो ये सीक्वेंस में ही दिया हुआ है. अगर परचेज डिसीजन है तो सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव सर्च करेंगे, फिर उनका इवैल्यूएशन करेंगे, फिर उनमें से एक को चूज करके परचेज करेंगे और फिर परचेज करने के बाद पोस्ट परचेज एक्शन भी चलेगा. तो करेक्ट सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ही होगा. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, व्हाट इज कस्टमर वैल्यू? रेशियो बिटवीन द कस्टमर्स परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज्ड टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स. Excess of satisfaction over expectation, post purchase dissonance, none of the above.
अगर कस्टमर वैल्यू की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा रेशियो जो कि किस किस के बीच में होगा, कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज्ड टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स। एक्सेस ऑफ सेटिस्फैक्शन ओवर एक्सपेक्टेशन, ये कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम ऑफ लिस्ट 2। सबसे पहले द साइलेंट मेंटल रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या हो जाएगा, रिहर्सल। द प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट अ वर्ड और विजुअल इमेज टू रिप्रेजेंट अ परसीव्ड ऑब्जेक्ट, इनकोडिंग। Where information is kept temporarily before further processing, storehouse. The stage of real memory in which information is processed and held for just a brief period, working memory. तो करेक्ट आंसर होगा ए 2143। नेक्स्ट, लॉयल कस्टमर्स डैश प्रोडक्ट्स, जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लॉयल कस्टमर्स आर सेंसिटिव, ये लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस के लिए परेशान नहीं रहते। लॉयल कस्टमर्स पे डैश टू कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग, लेस अटेंशन, क्योंकि जो लॉयल हैं, जो आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल हैं, वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। एंड सर्विंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज चीपर। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा बी। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। नेक्स्ट, अगेन असर्शन और रीजन दिया है। हाई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नेवर मैचेस देम। नो, अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा आपको डिससैटिस्फाई करे। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज कस्टमर स्पेसिफिक, नो, ऐसा भी नहीं होता है कि कस्टमर स्पेसिफिक मतलब जैसा एक स्पेसिफिक कस्टमर चाहेगा वैसा प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अंडर विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डू यू फाइंड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। अब ये थ्योरी क्वेश्चन है। विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट, सेल्स प्रमोशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेट्स टू रिटेलिंग मार्केट और रिटेलिंग सिस्टम। Who do buy more, complain less, spread positive word of mouth, ensure a large customer base and repeat business, delighted customers। जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश होंगे वही ऐसा करेंगे। नेक्स्ट, there are impulses which pursued a customer to buy certain products without evaluating the positive and negative value of the same. Emotional motives, blind motives, egoistic motives। करेक्ट आंसर होगा डी, all of the above। मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करते हैं बिना ये देखे कि उस प्रोडक्ट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो ऐसा हर एक मोटिव से पॉसिबल है। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट इज रिलेट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी समराइज्ड एज इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो करेक्ट है। एटीट्यूड्स आर लर्नड, ये भी करेक्ट है, और हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला था। एटीट्यूड्स आर सिनोनिम्स विद बिहेवियर, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हु इज अ कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर। हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, ए.एच. मैस्लो, और हमने इस पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अपने चैनल पे। नेक्स्ट, अब अगेन असर्शन और रीजन दिया है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यस, मैनेजर्स फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है एंड ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज रिलेट्स टू इंट्रोडक्शन। Next, king demand curve is related with no doubt oligopoly market. Who is not associated with HRM? As per given option, correct answer होगा D, K. Devitt. Next, merit rating is also known as job rating. Match the items. अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्ट दिया हुआ है और उनके ईयर्स दिए हुए हैं। फेमा 1999, Indian Factories Act 1948, Industrial Dispute Act 1947 and Consumer Protection Act 1986.
तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if price of any commodity decreases by 20% and the demand for that commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be no doubt highly elastic, that is more than 1. करेक्ट आंसर होगा डी, हाईली इलास्टिक। एंड इन सारे टॉपिक्स पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हमारे चैनल पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इन केस ऑफ inferior goods the income effect is negative although the substitution effect is positive. yes, inferior goods लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है और अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप इनका जो कंजम्पशन है वो कम कर दोगे, तो नो डाउट इनकम इफेक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कह रहा है नेक्स्ट में कह रहा है कि इन्फीरियर गुड्स के साथ इन इन्फीरियर गुड्स जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। नो, इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है बट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन ना करेक्ट आंसर ए दिया है। नेक्स्ट, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज, इस तरीके से बनता है हॉरिजॉन्टल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। Which one is not a financial incentive? Additional bonus on minimum wasteful expenditure, permanent job, participatory decision making, recognition of individuality। ये तीनों तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है बट फर्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। HRM डज नॉट इंक्लूड, जॉब इवेल्युएशन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी, जॉब एनरिचमेंट भी, बट सेल्स प्रमोशन इसका पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, द टर्म 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी नहीं है, ये 1 माइनस बीटा है। ये बेसिकली किसको बताता है? पावर ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट, द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लिमिट्स इज, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 0.9973। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट सैम्पल साइज इज लार्ज। दोनों ही केस सही है, करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? अब हमारे सेकंड चैनल पे सीए काजल डिरोलिया पे हमने कोरिलेशन तक की पूरी क्लासेस अपलोड की हुई है, जहां हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी इसके डिस्कस किए हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, ये कितना दिया है? 0.64, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 0.64 हो जाएगा, और हम कह सकते हैं प्लस माइनस 0.80 आएगा क्या? r। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन एज पर एनपीवी एंड IRR? इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, नो कैपिटल बजट कंस्ट्रेंट, नो टाइम डिस्पैरिटी। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग है, ट्रेड पॉलिसी, ये हो जाएगी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड फ्लोज, ग्लोबल लिंकेज, ग्लोबल लिंकेजेस, प्राइस ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरनल सेक्टरल लिंकेजेस, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी। अब एग्जाम में देखोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, ये है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, बेटर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज भी है, फ्रीडम फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी भी है, बट प्राइवेटाइजेशन में इकोनॉमिक पावर पे कंसंट्रेशन नहीं करते, तो करेक्ट आंसर होगा बी। बोल्ड सिस्टम इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? वारंट्स। नेक्स्ट, which one is related with microfinancing? Self-help groups. Next, which one of the following is not an element of internal environment? Customer, ये basically क्या है? External environment. Next, the presence of fixed cost in the total cost structure of a firm results into, अगर fixed cost की presence है तो operating leverage की बात कर रहे हैं। The cost of capital declines when the degree of financial leverages increases. Who advocated it? Net operating income approach, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। ऐसा हमने कहाँ देखा था? नेट इनकम अप्रोच में। नेक्स्ट, a view that the dividend policy of a firm has a bearing on share valuation advocated by James E. Walter is based on which one of the following assumptions? Retained earnings is only source of financing, cost of capital does not remain constant, return on investment fluctuates, all of the above. Correct answer होगा A, retained earnings is only source of financing. Next, matching approach, matching approach क्या हो जाएगा? Financing working capital,
structural ratios, capital structure, ordering quantity, inventory management, bonus shares, dividend policy. As per given option, correct answer होगा C. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया है जिसमें पहला बोला ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी स्प्रेड टू द इंटायर ग्लोब. येस, द स्टाइल इज लिमिटेड टू द इंटरनल इकोनॉमी ओनली. नो. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट, द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वॉज गिवन बाय डेविड रिकार्डो. नेक्स्ट, द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशंस थ्रू डिफरेंट मीन्स. एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ WTO आर मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डायरेक्टर जनरल. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद सार्क में है, ब्रिक्स में है, बट नाफ्टा में ये पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? A balance of trade deals with export-import of invisible items only. A balance of payment deals with both visible and invisible item. Correct answer होगा B. SDRs are popularly known as paper gold. Next, which one is not an international institution? IMF है, IDA है, IBRDB है, बट ट्राई नहीं है. अगेन दो हमारे पास स्टेटमेंट्स दिया है. कह रहा है कि इंडेंट में बी ओपन और क्लोज्ड. ओपन इंडेंट डज नॉट स्पेसिफाई द प्राइस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द गुड्स. द क्लोज्ड इंडेंट स्पेसिफाइज द ब्रांड, प्राइस, नंबर, पैकेजिंग, शिपिंग मोड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ये तो करेक्ट है. दिस इज रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर. रीजन इनकरेक्ट है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इंटेलिजेंस. STC is the chief canalizing agent for export and import of agricultural products. IIPO organizes trade fairs and exhibitions. Letter of credit does not indicate that the bank will pay the value of imports to the exporter. करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. और लेटर ऑफ क्रेडिट पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. नेक्स्ट, अगेन मैच करना है. देखो, सेलेक्टिव क्रेडिट, कंट्रोल वेरिएशन इन मार्जिन, इनकरेज क्रेडिट फॉर डिजायरेबल यूज, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रीडिस्काउंटिंग रेट. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, यूज ऑफ पेपर मनी इज रिप्लेस बाय प्लास्टिक मनी. द फ्यूचर विल सी द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग. येस. RBI इज इनकरेजिंग ई बैंकिंग. येस. दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. नेक्स्ट, which one is not a financing company? IRDA. Next, the Securities and Exchange Board of India was not entrusted with the function of investor protection है, ensuring fair practices by companies भी है, promotion of efficient services by brokers भी है, but improving the earnings of equity shareholders ये इनका काम नहीं है. Next, which one is not non-marketable securities? Non-marketable securities कौन सी नहीं है? Corporate securities. Next, minimum alternative tax under section 115 JB of the Income Tax Act is applicable. इसका करेक्ट आंसर होगा all types of companies including foreign companies. Next, for the assessment year, ये assessment year कट करके कर लो 21-22. Deduction under section 80G is available without any limit but at the rate of 50%. 50% इन given option में से मिलता है C पे, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड पे. Next, interest on capital paid by firm to its partners under the Income Tax Act 1961 is allowed at the rate 12%. Next, under capital gains head of Income Tax Act, the income from sale of household furniture, इसको हम हमेशा कैसे ट्रीट करते हैं? एज एग्जेम्प्टेड फर्नीचर, एज एग्जेम्प्टेड इनकम. आज का लास्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू, कोई इसकी लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, विदाउट एनी लिमिट. ये ओवरऑल 75 क्वेश्चंस थे आज के प्रैक्टिस सेट में. अब देखो, प्रैक्टिस सेट में हम 100 क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम कभी 50 कभी 75 क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड किए जा रहे हैं.
अगर आज की सीरीज़ में कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।